हेलो फ्रेंड्स, साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। हम चल रहे हैं फिजिक्स में हम पहुंच चुके हैं हीट एंड टेम्परेचर तक हम पहुंच चुके हैं। हमने इसके पहले बहुत सारी चीजें देख ली है, थर्मामीटर और बाकी सब चीजें देख ली है। यदि आपने इसके पहले वाले चैप्टर नहीं देखे हैं तो उनको पहले देखें, है ना, नहीं तो कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा। आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर क्या, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स में सबसे हर चीज के पहले एक क्वेश्चन उठता है कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स सिंपल सी चीज है ना। सिंपल से यदि हम बोले कि रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन किन दोनों के बीच में रिलेशन हम बताना चाह रहे हैं। पहला वर्क, ठीक है, और दूसरा क्या हुआ, हीट। वर्क और हीट के बीच में, या फिर वर्क को हम क्या बोल सकते हैं, मैकेनिकल वर्क। वर्क को हम कैसा ले सकते हैं, मैकेनिकल वर्क भी ले सकते हैं, या फिर हम सिंपल वर्क भी बोल सकते हैं, है ना। मैकेनिकल वर्क और हीट के बीच में, है ना, जो रिलेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज याद रखिएगा, थर्मोडायनेमिक्स इट मींस रिलेशन बिटवीन द हीट एंड मैकेनिकल वर्क। अब मैकेनिकल वर्क और हीट में को हम दो तरीके से हम बता सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से बताने में हम क्या बताते हैं, सबसे पहले हम कोई सा मैकेनिकल वर्क डन करते हैं, है ना, मैकेनिकल कंडीशन में हम कोई वर्क डन करते हैं तो हम उससे क्या कर सकते हैं, हीट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, हम उससे हीट को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैं मस्कुलर एनर्जी से एक मैकेनिकल वर्क करता हूं, जैसे हमने क्या करा, हथेलियों को ऐसा रगड़ा, ठीक है, तो एक मैकेनिकल वर्क हुआ और हमने क्या करा, हीट जनरेट करी। या फिर मैं एक पंप लेता हूं, पंप से हवा भरना शुरू करता हूं, तो उससे एक मैकेनिकल वर्क हो रहा है, उससे फ्रिक्शन होगा, तो पंप का जो सिलेंडर होगा वो क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। ठीक है, तो हीटिंग से कंडीशन क्या बन जाएगी, मैकेनिकल वर्क होगा, मैकेनिकल वर्क से हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात हो जाती है कि हम सीधे क्या प्रोवाइड करें, हीट। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम हीट प्रोवाइड करें, देन वो हीट प्रोवाइड करते ही वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैकेनिकल वर्क में, या फिर किसी वर्क में, है ना किसी टाइप के वर्क में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो क्वांटिटी हमारे पास सामने ऐसी आ रही है कि हम वर्क को हीट में और हीट को वर्क में चेंज कर सकते हैं। हीट को हम किसमें चेंज कर सकते हैं, वर्क में, और वर्क को हम क्या कर सकते हैं, हीट में चेंज कर सकते हैं। लेकिन दोनों के बीच में एक रिलेशन कंडीशन ये बन जाती है कि हम जो पूरी हीट देते हैं, है ना, हम जो पूरी हीट देते हैं उस हीट को 100% मैकेनिकल वर्क, है ना, कौन सा वर्क, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। टोटल हीट को हम टोटल मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन टोटल वर्क को हम 100% क्या कर सकते हैं, 100% कन्वर्ट किया जा सकता है। क्या किसमें, हीट में। हम जितना वर्क कर रहे हैं हम उसको हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्या होता है, ये रिलेशन होता है किस चीज में, हीट एंड वर्क में। रिलेशन को हम शो कर रहे हैं किस चीज में, हीट एंड वर्क में। ठीक है, तो सिंपल सी कंडीशन यहां पर यदि मैं बताऊं कि हीट को आप वर्क में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हीट को वर्क में कन्वर्ट पूरा 100% नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी, जैसे आप पंप से हवा भर रहे हैं, ठीक है, किसमें, साइकिल में हवा भर रहे हैं, आपने पंप को चलाया और आपने पूरी तरीके से हवा भर दी, ठीक है, लेकिन आपने पूरी मैकेनिकल एनर्जी आपकी लगाई, उससे 2-3 लॉसेस हुए, क्योंकि एक जगह फ्रिक्शन हो रहा था, सिलेंडर क्या हो गया, हीट अप हो गया, आप हवा पूरी प्रेशर के साथ अंदर नहीं गई, कुछ बैक फोर्स भी लगे, ठीक है, उसके कारण पूरी हवा अंदर तक नहीं गई। ठीक है, तो क्या जितनी टायर में आपने हवा भरी, उस हवा को रिलीज करने के बाद, जैसे आपने उस हवा को रिलीज करा, तो क्या आप उतनी एनर्जी बना सकते हो जितनी आपने लगा दी। ठीक है, उस मैकेनिकल वर्क को करने में, हवा भरने में जितनी एनर्जी आपने लगा दी, जितनी कैलोरी एनर्जी आपने लगा दी, ठीक है, क्या उस एनर्जी को आप वापस रिटर्न किस फॉर्म में कन्वर्ट करें, वापस यदि आप हीट में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या ये हो सकती है, नहीं, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि पूरा टोटल हीट को हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन वर्क को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हीट वाला जो सेक्शन है
हीट को हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैकेनिकल वर्क में क्या हो जाते हैं, लॉसेस हो जाते हैं, जैसे आपका हीट लॉस हुआ, फ्रिक्शन के कारण लॉस हुआ, ठीक है। लेकिन आपने यदि किस चीज को वर्क करा तो उसके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहीं से आते हैं हमारे क्या, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ आ जाता है, यहीं से हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या आ जाती है, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ जो है हमारा, उसके पहले हाँ एक और चीज देखें, थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ आता है, ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना, जीरो से शुरू होता है, ठीक है। और ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है किसके लिए, थर्मोडायनेमिक्स के लिए, ठीक है। अब हम कहां चलते हैं, हमारे स्क्रीन पर चलते हैं, यहां पर मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स के लॉ के बारे में बताता हूं कि थर्मोडायनेमिक्स का लॉ जो होता है वो कैसे वर्क करेगा, है ना, उसमें कंडीशन कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो पहला फर्स्ट ये हो जाता है, ये पहला हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा एक तीसरा ऑब्जेक्ट है, ये तीसरा ऑब्जेक्ट है, तीनों क्या है, कांटेक्ट में है, तीनों ऑब्जेक्ट क्या है, कांटेक्ट में है ना, तीनों ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली अपने कांटेक्ट में रहते हैं। अब कंडीशन ये हो जाती है कि हम दो के बीच में क्या कर लेते हैं, एक इंसुलेटर लगा देते हैं, दो ऑब्जेक्ट के बीच में हम एक इंसुलेटर बॉडी लगा देते हैं जो इन दोनों को कांटेक्ट में नहीं रहेगी, इन दोनों के कांटेक्ट को क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी। इन दोनों के बीच में हमने क्या लगा दिया, एक इंसुलेटर लगा दिया। तो अब आप कंडीशन को अच्छे से समझिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी और ऑब्जेक्ट सी, ठीक है, तीन ऑब्जेक्ट यहां पर लगे हुए हैं और यहां पर लगा हुआ है ये इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर बीच में लगा हुआ है। अब देखिए सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं। तीनों मेटल है ना, अलग अलग टाइप के तीनों मेटल, या फिर सिंगल एक ही टाइप का मेटल मान लो, ये तीनों कॉपर से बने हुए, ठीक है। अब आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट ए को हीट देते हैं, ऑब्जेक्ट ए को हीट देते हैं और ऑब्जेक्ट ए का टेम्परेचर हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, हीट हमने प्रोवाइड करी ऑब्जेक्ट ए को, तो इससे हीट कितनी हो गई, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गई, ठीक है। अब ये हीट क्या होती है, ट्रांसफर होती है किसमें, ऑब्जेक्ट बी में, ये हीट किसमें ट्रांसफर होती है, ऑब्जेक्ट बी में। तो ऑब्जेक्ट बी अचानक, सॉरी ऑब्जेक्ट सी अचानक से तो गर्म नहीं हो जाएगा, है ना, ऑब्जेक्ट सी अचानक से गर्म नहीं होगा, तो इसकी हीट धीरे धीरे बढ़ेगी, इट मींस इसका टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, ठीक है। थोड़ी देर और होगी तो टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, थोड़ी देर और होगी तो टेम्परेचर और लेवल पर इंक्रीज हो जाएगा। वैसे ही ये हीट किसमें ट्रांसफर होगी, सी से बी की तरफ हीट ट्रांसफर होगी, तो फिर से बी का टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरी कंडीशन में और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तीसरी कंडीशन में और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ये टेम्परेचर कब तक ट्रांसफर होता रहेगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में टेम्परेचर कब तक ट्रांसफर होता रहेगा, जब तक बॉडी ए का टेम्परेचर बी के बराबर नहीं हो जाता, है ना, जब तक ए का टेम्परेचर बी के टेम्परेचर के इक्वल, तब तक इस सिस्टम में टेम्परेचर कंटिन्यूअसली ट्रांसफर होता रहेगा, ठीक है। ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाए, क्योंकि बीच में तो इंसुलेटर है, तो डायरेक्ट टेम्परेचर ट्रांसफर तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो टेम्परेचर थ्रू सी के ट्रांसफर होगा, है ना, सी से ट्रांसफर होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ क्या बोलता है, जीरोथ लॉ एकदम सिंपल सी कंडीशन आपके सामने बोलते हैं, किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर, ठीक है, किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर लेवल पे होगा, है ना, उस लेवल से वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में टेम्परेचर कंटिन्यूअसली ट्रांसफर होता रहेगा, है ना, उस लेवल से टेम्परेचर कंटिन्यूअसली ट्रांसफर होता रहेगा। और ये टेम्परेचर कब तक ट्रांसफर होता रहेगा, जब तक दोनों ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते। इक्विलिब्रियम इट मींस दोनों का टेम्परेचर एकदम इक्वल नहीं हो जाता। इट मींस जहां तक बोला कि पहले लेवल पर टेम्परेचर कितना ट्रांसफर हुआ, 30 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, दूसरे पर 60 हुआ और तीसरे पर कितना हुआ, 100 डिग्री हुआ, तो लास्ट में इसका टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये दोनों किस में आ जाएंगे, ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे और टेम्परेचर ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। अब टेम्परेचर ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ सबसे पहली कंडीशन बताता है कि टेम्परेचर का ट्रांसफर, टेम्परेचर का ट्रांसफर हाई टेम्परेचर से किसकी तरफ, लो टेम्परेचर की तरफ होता है। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होता है हीट का, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन ये क्या हो जाता है,
शो करता है कि टेम्परेचर का ट्रांसफर हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ही होता है, ये रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होता है। और ये टेम्परेचर कब तक ट्रांसफर होता रहता है कि जब तक इसका टेम्परेचर और इन दोनों का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाता, इक्वल नहीं हो जाता। दोनों टेम्परेचर इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ट्रांसफर रुक जाएगा, क्योंकि दोनों में से पार्टिकल किस तरफ मूव करेंगे और किस तरह से हीट को प्रोवाइड करेंगे, इसलिए टेम्परेचर ट्रांसफर होना क्या हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते थे, थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, बढ़ जाते हैं हम आ जाते हैं वापस हमारी स्क्रीन पर और यहां से हमारा नेक्स्ट वाली कंडीशन देख लेते हैं, थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट लॉ। थर्मोडायनेमिक्स के नेक्स्ट लॉ की बात कर लेते हैं। ये कौन सा लॉ था हमारा, जीरोथ लॉ था, याद रखना है ना, फर्स्ट लॉ नहीं है ना। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कौन सा है, जीरोथ लॉ। ठीक है, सबको आखिरी में लिखकर भी बता दूंगा तो आपके सामने और क्लियर हो जाएगा। देन आ जाते हैं हमारा फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ को समझने के लिए फिर से हमको चलना पड़ेगा हमारे एक और नई स्क्रीन पर। देखिए, अब इस फर्स्ट लॉ को समझने के लिए थोड़ा सा टिपिकल है ना, थोड़ा दिमागदार चीजें होगी इसके अंदर, है ना, तो थोड़ा शांति रखिएगा, है ना। देखो, अब फर्स्ट लॉ इतना इजी तो नहीं होगा, उसने एकदम हलवा चीज तो नहीं बताई होगी, है ना। अब देखो, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ जो फर्स्ट लॉ है वो कहां से शुरू होगा, वो शुरू होता है क्या, वाटर के हीटिंग से, वो हीटिंग से शुरू होता है। यहां तक हमारा पानी भरा हुआ है, ये पूरा इसके अंदर पानी है और वाटर के पार्टिकल है। अब क्या होता है, आप इसको समझो धीरे से, है ना। हमने यहाँ पर लगाया एक लैंप, हमने एक लैंप लगाया और लैंप को हमने दे दी फ्लेम, लैंप को हमने दे दी एक फ्लेम। ठीक है, फ्लेम से हमने इसको जोड़ दिया। अब यहाँ पर होगा क्या, ठीक है, अब लैंप को आपने क्या करा, जैसे ही ग्लो करा, जैसे फर्स्ट कंडीशन बनेगी कि आप हीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हीटिंग होगी तो हीटिंग आप एकदम आइडियल कंडीशन, मैंने आपको शुरुआत में ही बोल दिया था, साइंस जब पढ़ते हैं तब हम उसको आइडियल लेते हैं, है ना। आइडियल कंडीशन नहीं लेंगे जब तक आपको कोई भी लॉ समझ में नहीं आएगा, साइंस का, ज्योग्राफी का, अदर सब्जेक्ट का। ठीक है, तो हम एकदम आइडियल कंडीशन मानते हैं कि हमने जैसे हीटिंग करी तो ये जो वेसल है हमारा व्हाइट कलर का, इस वेसल से वाटर में पूरी हीट ट्रांसफर हो जाएगी, है ना। वेसल से वाटर में पूरी हीट ट्रांसफर हो जाएगी, तो मतलब क्या हो जाएगा, दूसरा हीट ट्रांसफर। ठीक है, हीट का हमारा ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब हीट का ट्रांसफर तो हुआ, लेकिन वो इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल तक आया। ठीक है, हर मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, हीट का ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन आ जाती है कि हमको जो समझना है, जो मेन कंडीशन हमारी इस लॉ को समझने के लिए है, वो ये है कि सबसे पहले इंटरनल वर्क, इंटरनल वर्क, है ना, क्या होता है, और दूसरा हो जाता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल वर्क और इंटरनल एनर्जी, इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है, तो जैसे ही हमने यहां पर हीट प्रोवाइड करी और ये हीट क्या करती है, फ्लास्क से किस में जाती है, वाटर में जाती है। तो सबसे पहले ये वाटर का ये जो पार्टिकल है ना, हम इसको थोड़ा सा बाहर ले लेते हैं, ये एक वाटर पार्टिकल है। तो वाटर पार्टिकल को जैसे ही सबसे पहले एनर्जी मिलेगी तो क्या हो जाएगा, वो खुद की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा, है ना, क्योंकि उसको जितनी पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए उतनी ही एनर्जी गेन करेगा। जैसे यदि मैंने आपको 10 रोटी दी है, 10 रोटी दी है, तो मैंने आपसे बोला है कि सब लोग मिलकर खा लेना, सब लोग मिलकर खा लेना, तो आप 4 लोग हैं, 10 रोटी मैंने आप लोगों को दे दी है, 4 लोग हैं, तो आप सबको मिलकर खानी है। लेकिन हर एक लेवल पर एक व्यक्ति आएगा, हर एक लेवल पर एक व्यक्ति आएगा। तो मैंने बोला पहले आप जाओ, आपका पेट भर के खाना खाना है, तो आप सबसे पहले गए, तो आपने कितनी रोटी खाई, 2 रोटी खा ली और आपका पेट एकदम भरा गया। अब यदि आपके पास पेट भरा चुका है तो आप क्या करेंगे, एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे दूसरे को। तो बची हुई 8 रोटी किसके पास जाएगी, सेकंड के पास जाएगी, तो एनर्जी दूसरे को मिली। तो आपसे जो बची हुई एनर्जी थी, अब आपकी तो सफिशिएंट हो चुकी, आपका पेट भर चुका है, अब एनर्जी किसके पास जाएगी, दूसरे के पास जाएगी। तो ये एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया, मतलब रोटी उसको ट्रांसफर करके अब तू पेट भर के खा, तेरे से कितना खवाता है। फिर दूसरा बंदा जो आया उसने 3 रोटी खा ली, ठीक है, तो कितनी रोटी बची, अब 5 रोटी बची है, उसका पेट भरा गया कितनी रोटी में, 3 रोटी में। ठीक है, अब उसने रोटी को दूसरे को ट्रांसफर कर दिया कि अब तू तेरी एनर्जी ले ले। ठीक है, तो हीट का ट्रांसफर भी ऐसे ही होता है, पहले एनर्जी आएगी, पहले मेरे पास एनर्जी आएगी, तो मेरे पास जब तक सफिशिएंट एनर्जी नहीं आएगी तब तक मैं दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करूंगा ही नहीं, है ना।
तो कोई ऑब्जेक्ट आपको कब गर्म लगता है, कोई ऑब्जेक्ट आपको कब गर्म लगता है, तभी गर्म लगेगा जब उसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी हो जो आपके हाथ में ट्रांसफर हो जाए। जैसे एक कप को आप हाथ लगा के बोलते कह रहे चाय ठंडी हो गई यार, चाय ठंडी हो गई, चाय ठंडी हो गई, क्यों ठंडी हो गई? क्योंकि वो इतनी एनर्जी ही नहीं है उसके पास कि वो एनर्जी आपके हाथ में ट्रांसफर हो जाए। लेकिन जैसे ही आपको मैं क्या कर देता हूं, एक गरम रॉड देता हूं, तो आप जैसे ही पास में हाथ ले जाते हैं रॉड के, तो आपको सीधे पता चलता है नहीं आ रही है, रॉड गर्म है, दिख कैसे रही है ठंडी, लेकिन इसके अंदर एनर्जी है, ये हीट प्रोवाइड कर रही है, और जैसे ही आप हाथ लगाते हैं तो चटका लगता है। तो क्या है, उसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी है कि वो ट्रांसफर कर सके। तो सबसे पहले कंडीशन आ जाती है इंटरनल एनर्जी। तो जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, तो हीट प्रोवाइड करने में सबसे पहले एनर्जी कहां पर लॉस होगी, इंटरनल एनर्जी में। इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में एनर्जी इंक्रीज होगी इसकी, इस एनर्जी को इंक्रीज करने में क्या हो जाएगा, एनर्जी लॉस हो जाएगी, है ना। इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में एनर्जी लॉस हो जाएगी। दूसरा आ जाता है क्या, इंटरनल वर्क। इंटरनल वर्क, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल क्या करने लगेगा, इसको इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल तक एनर्जी को ट्रांसफर करना है, ठीक है। इसके पास इतना गैप है, ठीक है। जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगी तो ये क्या शुरू करेगा, वाइब्रेशन शुरू करेगा, ठीक है। इसके अंदर वाइब्रेशन होने लगेंगे, मतलब ये मोशन करने लगेगा। जैसे ही वाइब्रेशन करके मोशन करेगा तो इसका पर्टिकुलर वाइब्रेशन होगा ना इस तक, जैसे ही इस तक वाइब्रेशन पहुंचेगा तो ये ही एनर्जी को किस में ट्रांसफर कर देगा, इस मॉलिक्यूल में ट्रांसफर कर देगा। देन इस वाले मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी, तो सबसे पहले इस मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज करने में, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करनी है, इसको खुद की एनर्जी बढ़ानी है ना, खुद की एनर्जी को बढ़ाने में ये क्या करेगा, एनर्जी को लॉस करेगा। तो जितनी एनर्जी चाहिए इसको उतनी तो लेगा ही सही। पहले इसने 2 रोटी खाई, इसने 3 रोटी खाई, फिर कितनी, इसने 1 रोटी खाई, इसने 1 रोटी खाई, इसने 1 रोटी खाई, आखिरी में 2 रोटी खाई, ठीक है। एक और बंदा होगा यहाँ पर, इसने 2 रोटी खाई, तभी तो आपकी 10 रोटी खत्म होगी, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, इसने एनर्जी ली, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी ली वो क्या हो जाएगी, उसके अंदर लॉस हो जाएगी, क्योंकि उतनी एनर्जी तो इस पार्टिकल को चाहिए ही सही। अब इसके अंदर क्या शुरू होगा, वर्क शुरू होगा, ये वर्क होगा। वर्क मतलब एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए एक वर्क। जैसे आपके पास एनर्जी है, ठीक है, अब आपको ट्रांसफर करनी है, ठीक है। तो क्या हुआ, आपके दोस्त की लड़ाई हो गई, ठीक है। अब आप खड़े हैं हाथ से हाथ घड़ी बांध के, ठीक है, घड़ी बांध के, और उसकी पिटाई हो रही है, तो आप क्या करेंगे, एनर्जी को ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने ही आपको पार्टी दी थी बर्थडे पर। तो आप क्या करेंगे, एक जमा के देंगे सामने वाले के कान के नीचे। तो कंडीशन क्या बन जाएगी कि आपने एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया। किससे एनर्जी मिली थी, उसी ने तो आपको पार्टी दी थी और उसी की एनर्जी मिली थी, और एक दिया कंटाप कान के नीचे, तो क्या हो गया, एनर्जी आपने ट्रांसफर कर दी फ्रॉम मैकेनिकल टू उसके कान के नीचे, देन कन्वर्टेड इनटू द हीट, ठीक है। तो क्या हो गया, हीट वर्क में कन्वर्ट हो गई, वर्क में कन्वर्ट। देखो एनर्जी किस फॉर्म में आ रही है, हीट के फॉर्म में आ रही है, वो कन्वर्ट हुई किसमें, एनर्जी, हीटिंग पार्टिकल, और हीट किसमें कन्वर्ट हुआ, वर्क में, वर्क हुआ, देन एनर्जी ट्रांसफर हुई, ठीक है। इसने वर्क करा तो वर्क से इसमें एनर्जी ट्रांसफर हुई, है ना, वर्क से इससे इसमें एनर्जी ट्रांसफर हुई। एनर्जी के बाद इसने क्या करा, वर्क से इसने एनर्जी इसमें ट्रांसफर करी, ठीक है। इसने करा वर्क से एनर्जी ट्रांसफर इसमें हो गई, ठीक है। फिर इधर से वापस क्या करा इसने, वर्क, उससे एनर्जी ट्रांसफर इसमें हो गई। तो देखो एनर्जी ट्रांसफर होती जा रही है, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है। तो यही चीजें समझनी है आपको कि सबसे पहले एनर्जी कहां पर लगेगी, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में एनर्जी लगेगी। दूसरा, इंटरनल वर्क को इंक्रीज करने में आपकी एनर्जी कंज्यूम होगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, हीट का ट्रांसफर इसी कारण से होगा, ठीक है। इसीलिए आपका पूरा पानी हीट अप होगा, ठीक है। एक चीज और है ना, आप लोगों ने ये प्रैक्टिकल ही देखा होगा, है ना, कि जब भी आप क्या करते हैं, जब भी आप घर पर है, हॉस्टल में है, रूम में है ना, तो क्या करते हैं कि आपके पास है एक हीटिंग रॉड, आपके पास होती है एक हीटिंग रॉड। वो हीटिंग रॉड को आप क्या कर देते हैं, ऐसे ही पानी के अंदर डालते हैं, ठीक है, पानी के अंदर डालते हैं, और वो क्या होती है, हीटिंग रॉड वो पूरी अंदर तक चली जाती है। और आपका जो कंटेनर है वो अच्छा खासा बड़ा है, आपका कंटेनर बड़ा है, और हीटिंग रॉड क्या हो गई, अंदर तक चली गई। कहाँ गई भाई, रुक जा धीरे से, हाँ ये अंदर तक चली गई। अब स्थिति क्या हुई कि जब आपने पानी गर्म करना शुरू करा, पानी गर्म करना शुरू करा, ठीक है, तो ऊपर से पानी क्या है, ठंडा है, ऊपर से पानी क्या है, ठंडा, क्योंकि हीटिंग कहाँ हो रही है, नीचे की तरफ, है ना, और नीचे का पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है।
और ऊपर का पानी क्या रहता है, थोड़ा ठंडा रहता है। तो आप इसका क्या करते हैं, प्लग ऑफ करते हैं और अंदर हाथ डाल के देखते हैं, तो आपको क्या लगता है, ऊपर का पानी ठंडा और नीचे का क्या होता है, गर्म होता है ना। जैसे अब कभी कंडीशन हो तो इसको ट्राई करके देखना, लेकिन स्विच बंद कर देना, पहले ही बोल रहा हूं स्विच बंद कर देना, मेरा नाम मत लेना कि मैंने बोला था हाथ डाल के देखना, ठीक है। पहले स्विच बंद करना, ठीक है। क्या करेंगे, स्विच बंद करा तो आप इसके अंदर थोड़ा सा हाथ डाल के देखें तो ऊपर का पानी थोड़ा सा कैसा लगेगा आपको, ठंडा। देन नीचे जैसे जैसे जाते जाएंगे वैसे वैसे पानी गर्म होता जाएगा, क्योंकि आपकी रॉड कहाँ है, अंदर की तरफ है, हीटिंग रॉड कहां पर है आपकी, अंदर है। तो अंदर का पानी जल्दी गर्म होगा, जो इसके आसपास होगा, इसके आसपास जितना पानी है वो जल्दी गर्म होगा, और ऊपर का पानी आपको क्या लगेगा, ठंडा। क्योंकि अभी एनर्जी किसको ट्रांसफर हुई है, इन्हीं पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर हुई है। यदि एनर्जी ट्रांसफर इन्हीं पार्टिकल को हुई है तो ऊपर वाले पार्टिकल तक एनर्जी ट्रांसफर होने में टाइम लगेगा, पूरी बाल्टी का पानी गर्म होने में टाइम लगेगा। दूसरी बात आप रॉड से करते हैं, रॉड के अलावा अब आपको क्या करना है, अब आपको दूसरी चीज से पानी गर्म करना है, दूसरी चीज से पानी गर्म करना है, ठीक है। आप दूसरी चीज से करेंगे, है ना, दूसरी चीज को यहां रख लेते हैं। अब इससे आपको पानी गर्म करना, लेकिन अब आपने किस पर रख दिया, गैस पर रख दिया। अब आप स्टोव पर या गैस पर पानी गर्म कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही गर्म कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि कंडीशन ये होती है कि ऊपर का पानी में कोई हरकत नहीं है, कोई मोशन नहीं है, लेकिन नीचे छोटे छोटे बुलबुले और छोटी छोटी वेव्स उठ रही होती है। ऐसा नीचे पानी में झांक के देखेंगे तो क्या होगा, थोड़ी थोड़ी वेव उठ रही होगी, और आप जैसे ही हाथ डाल के देखेंगे, इसमें तो चटका नहीं लगेगा, तो हाथ डाल के देख सकते हैं डायरेक्ट। आप हाथ डालेंगे तो कंडीशन क्या होगी, ऊपर का ठंडा, फिर थोड़ा गर्म, थोड़ा गर्म, थोड़ा गर्म, और सबसे ज्यादा गर्म कहाँ होगा, सबसे तली में, क्योंकि हीटिंग कहां से हो रही है, नीचे से। तो पार्टिकल से पार्टिकल हीट का ट्रांसफर, हीट का ट्रांसफर, हीट का ट्रांसफर होता जा रहा है। तो जब तक इसकी इंटरनल एनर्जी सफिशिएंट नहीं होगी तब तक वो एनर्जी को ऊपर ट्रांसफर नहीं करेगा, तब इसकी इंटरनल एनर्जी सफिशिएंट होगी, देन ये ऊपर एनर्जी ट्रांसफर करेगा, इसकी इंटरनल एनर्जी सफिशिएंट होगी, तब जाके पूरी बाल्टी या पूरे टब का पानी या पूरी तपेली का पानी गर्म होगा, ठीक है। तो क्या हो जाता है, सबसे पहले वो बताता है फर्स्ट लॉ में कि जो भी हीट ट्रांसफर होती है तो सबसे पहले उसमें पहला लॉस होता है कहां पर, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में पहला लॉस होता है। दूसरा लॉस होता है इंटरनल वर्क को इंक्रीज करने में। इंटरनल वर्क को मतलब क्या, वाइब्रेशन करवाने के लिए पार्टिकल्स को, क्योंकि पार्टिकल एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल हीट को ट्रांसफर करेगा, इसीलिए एनर्जी का लॉस कंटिन्यूअसली होता है। कंटिन्यूअसली लॉस होगा देन ये एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर होगी। तो इसी से क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, देन इंटरनल वर्क होगा, देन हीट का ट्रांसफर होगा, तब मटेरियल हीटिंग होगी ना। हीटिंग मटेरियल कब होगी, फाइनल में होगी, ठीक है। तो यहां पर अब जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है, कौन सा लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो क्या बोलता है, ठीक है, क्यू। वो सबसे पहले बात करता है किसकी, क्यू। क्यू इज इक्वल टू एनर्जी या फिर हीट। क्यू इज इक्वल टू एनर्जी या हीट जो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डेल यू। दूसरी कंडीशन क्या है, डेल यू। डेल यू इट मींस क्या हो जाता है, ये हम बताते हैं क्या, इंटरनल डेल यू हो जाता है, हाँ, चेंज इन हीट। चेंज इन हीट मतलब पार्टिकल में जो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है ना, पार्टिकल में जो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, तो वो चेंजेस, क्या क्या चेंजेस हो रही है, तो हमारी एनर्जी है जो हमें हीट प्रोवाइड करी, ठीक है। अब उसमें चेंजेस क्या हो रहे हैं, हीट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। और लास्ट कंडीशन आ जाती है वर्क। वर्क क्या हो जाएगा, इंटरनल वर्क। इंटरनल वर्क, ठीक है। तो ये इंटरनल वर्क होगा, ठीक है। इंटरनल एनर्जी में चेंज, इसको हम इंटरनल एनर्जी में चेंज, ठीक है, इंटरनल एनर्जी बोल सकते हैं। तो डेल लगाए मतलब क्या है, चेंजेस को बताते हैं हम, किस चीज को बताते हैं, चेंजेस को बताते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट लॉ है ना, फर्स्ट लॉ है वो अल्टीमेटली क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर कंजर्वेशन ऑफ हीट का ही लॉ है। तो ये ऐसे बताते हैं, Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू, डेल यू प्लस डब्ल्यू। डेल यू हमारा Q क्या था, जो एनर्जी हमने प्रोवाइड करी वो, ठीक है। डेल यू क्या था, यू हमारा क्या कंडीशन, हम किसको बोलते हैं, यू जो है हमारा वो है हमारा इंटरनल एनर्जी, ठीक है। और डब्ल्यू क्या है, इंटरनल वर्क, ठीक है। यदि हमको वर्क निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यदि हमको वर्क निकालना है कि पूरे सिस्टम में इंटरनल वर्क कितना करा,
तो W इज इक्वल टू डेल यू उस तरफ चला जाएगा, तो Q माइनस डेल यू, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा इंटरनल वर्क। तो ये क्या है, एनर्जी पूरी तरीके से कंजर्व है। डेल यू निकालना है कितना चेंजेस हीट में हुआ, तो Q माइनस डब्ल्यू, तो ये हो जाएगा। तो हमारा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या है, ये है हमारा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट ST लगा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। इसके पहले हमने जीरोथ लॉ देखा, जीरोथ हमने देखा, देन हमने देखा फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ हमने यहां पर देखा। अब आ जाते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ में, है ना। थर्मोडायनेमिक्स में जो सेकेंड लॉ दिया हुआ है उसके अंदर आ जाते हैं। अब सेकेंड लॉ क्या बोलता है, सेकेंड लॉ अलग नई तरीके की कहानी यहाँ पर आपको सुनाएगा, ठीक है। ये कौन सा है, सेकेंड, ये याद रखिएगा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ के कितने पार्ट है, 2 पार्ट। सेकेंड लॉ के थर्मोडायनेमिक्स के 2 पार्ट को हम पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, ठीक है, देन है सेकेंड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट में हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, फर्स्ट पार्ट देखो, थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकेंड लॉ है वो अल्टीमेटली किस चीज को बताता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ठीक है। डायरेक्शन और उसके साथ में फ्लो को भी बताता है, डायरेक्शन भी बताएगा और उसके फ्लो की कंडीशन को भी बताएगा, किस चीज के, हीट के। हीट का फ्लो और उसकी डायरेक्शन दोनों को ही एक्सप्लेन करता है क्या, हमारा थर्मोडायनेमिक्स का तो सेकंड लॉ, ठीक है। अब जो सेकंड लॉ है उसको 2 पार्ट में, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट ये बोलता है, एकदम सिंपल सी चीज बोलता है कि हीट को हम टोटल वर्क में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये कभी भी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है हीट को टोटल वर्क में। टोटल हीट को टोटल वर्क में कभी भी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। वी कांट कन्वर्ट द टोटल हीट इनटू टोटल वर्क, ठीक है। टोटल हीट को टोटल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आज जैसे शुरू करा था वैसे ही मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था, वर्क और मैकेनिकल एनर्जी में या फिर मैकेनिकल वर्क में हमने क्या देख लिया था, रिलेशन, ठीक है। तो पहला पार्ट यही बोलता है कि टोटल हीट को टोटल वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाते हैं, लॉसेस हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लॉसेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसका यदि हम एग्जांपल बोले तो हम पंप वाला एग्जांपल की बात करें, ठीक है। तो दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे हमने पानी गर्म करा, अभी हमने एग्जांपल बात करी थी इसके पहले कि हम जब पानी गर्म कर रहे थे तो पानी गर्म करने में तो अपने 2 सेकंड के लिए, कितने सेकंड के लिए, मात्र 2 सेकंड के लिए लाइटर चालू करा, ठीक है। और 2 सेकंड में कुछ एनर्जी ट्रांसफर हुई वाटर में, लेकिन आपने थर्मामीटर से देखा कि हीट में तो कोई चेंजेस आया ही नहीं है, थर्मामीटर पे तो कोई रीडिंग चेंज हुई नहीं है। और थर्मामीटर पे यदि कोई रीडिंग चेंज नहीं हुई है लेकिन हमने तो लाइटर जलाया था यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं तो ये एनर्जी लॉस हो गई है। कहीं ना कहीं क्या हो गई है, ये एनर्जी लॉस हो गई है। वो किसी न किसी वर्क में लॉस हो गई है। तो कहाँ लॉस हो गई है, ये इंटरनल वर्क में लॉस हो गई। कहाँ हो गई, ये हमारा इंटरनल वर्क है, वर्क करने में लॉस हो गई, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में और इंटरनल वर्क करने में वो एनर्जी क्या हो गई, लॉस हो गई, ठीक है। इसीलिए हमारा ये सेक्शन आ जाता है कि हम पूरी हीट को टोटल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में। यहाँ पर बहुत सारे लॉसेस होते, जैसे आप क्या करेंगे, आपने पानी गर्म करने के लिए रखा गैस पर, तो गैस पर जितना भी सेक्शन होता है उसके अलावा तपेली भी गर्म हो रही होती है ना, बाजू से तपेली भी गर्म हो रही होती है, ठीक है। तो एक कहावत है कि जैसे एक नेता खड़ा होता है, नेता के बाजू में उसका चमचा खड़ा होता है, तो नेता के बाजू में यदि चमचा खड़ा हुआ है तो चमचा ज्यादा उचकता है ना, किसके कंपैरिजन में, नेता के। वो किसके इन्फ्लुएंस में, इस नेता के इन्फ्लुएंस में वो चमचा ज्यादा उचकता है। तो आप क्या बोलते हैं कि चाय से ज्यादा साला केटली गर्म है ना, ये बात होती है। तो वैसी स्थिति होती है कि चाय गर्म करने के चक्कर में आपकी केटली ज्यादा गर्म हो जाती है। आप जितना फ्लेम बढ़ाएंगे तो उतनी आपकी केटली गर्म होती जाएगी, तो चाय आपकी क्या हो जाएगी, उतनी ही गर्म होगी जितनी चाय को गर्म होना है। यदि आप क्या भट्टी के अंदर पानी का टैंकर रख दो,
है ना। तो ऐसा नहीं है कि पानी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाएगा, नहीं, वो तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही इवोपरेट हो जाएगा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही गर्म हो सकता है बस, ठीक है। तो आपको पता है कि हीट को हम किसी भी एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो लॉसेस होंगे, ठीक है। तो हम इसको टोटल कन्वर्ट नहीं कर सकते। दूसरा सेकेंड लॉ, सेकेंड पार्ट, है ना, लॉ नहीं सेकेंड पार्ट। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, हीट, है ना, ट्रांसफर, ठीक है। हीट का जो ट्रांसफर होता है वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर कभी भी नहीं हो सकता, है ना। हीट का ट्रांसफर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर, हम किस तरह बता रहे हैं, लो से हाई बोल रहा हूं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, लॉ यही बोलता है कि हीट का ट्रांसफर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ कभी भी नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही कंडीशन में, है ना, जब तक वहां पर कोई एक्सटर्नल सिस्टम एक्ट नहीं करता तब तक, है ना। कौन सा सिस्टम, एक्सटर्नल सिस्टम एक्ट नहीं करता तब तक क्या हो जाएगा, हीट का ट्रांसफर लो से हाई की तरफ कभी भी नहीं होगा। ये ध्यान रखना, लो से हम कहां बोल रहे हैं, हाई की तरफ, लो से हाई की तरफ टेम्परेचर का ट्रांसफर कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हमेशा हीट ट्रांसफर होती है हाई से लो की तरफ अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पहले ही बता दिया गया, ठीक है। लेकिन यहाँ एक्सटर्नल सिस्टम क्या है, ये हमको कंफ्यूज कर रहा है कि एक्सटर्नल सिस्टम लगा देंगे तो हीट का ट्रांसफर होने लगेगा, लो टू हाई होने लगेगा, तो ये क्या मतलब, ये क्या पचड़ा आ रहा है, ठीक है। तो आपने देखा है फ्रिज, आपके घर में होगा रेफ्रिजरेटर, ठीक है। अब रेफ्रिजरेटर आपके घर में रखा हुआ है, ठीक है, तो आपने क्या करा, वो एक इंसुलेटेड सिस्टम है, ठीक है। तो आप मार्केट से लेकर आए क्या, बड़ा सा तरबूज लेकर आए और आप उसको सीधे काट के खाने लगे। अब जैसे ही आप तरबूज खाने लगे गर्मी के मौसम में, तो आपको क्या लगा, अरे यार गर्म है यार बहुत, तरबूज क्या है, बहुत ज्यादा गर्म है, हमको मजा नहीं आ रहा है इसको खाने में, ठीक है। तो मजा लेने के लिए आपने क्या करा, इसको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, तो आपने पूरा तरबूज को इसमें रख दिया, आपने रेफ्रिजरेटर में तरबूज को रख दिया। अब रेफ्रिजरेटर में तरबूज क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा, गर्म नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि गर्म तरबूज आपने फ्रिज में रख दिया तो क्या हो जाना चाहिए था, हीट का ट्रांसफर तरबूज से किस में हो जाना चाहिए था, रेफ्रिजरेटर में, है ना। तरबूज से रेफ्रिजरेटर में ट्रांसफर होना चाहिए था टेम्परेचर, और रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर क्या हो जाना चाहिए था, बढ़ जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि एक सिस्टम है, ये एक एक्सटर्नल सिस्टम है, जिसमें क्या हो जाता है, वो हीट का ट्रांसफर रिवर्स डायरेक्शन में हो जाता है। हीट का ट्रांसफर किसमें हो जाता है, रिवर्स डायरेक्शन में। इट मींस यहां पर जो पार्टिकल है, जो गर्म है, वो क्या कर लिए जाएंगे, वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, गर्म पार्टिकल क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, किसमें, एक लिक्विड में, ठीक है। और इसको क्या कर दिया जाएगा, ठंडा कर दिया जाएगा, और धीरे धीरे ये क्या होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा। सेम एज एसी और रेफ्रिजरेशन की प्रोसेस मैं थोड़ी सी बताऊंगा, ठीक है, उसको हम यहां पर क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो एसी और आपका फ्रिज या फिर रेफ्रिजरेशन की मेथड दोनों ही क्या हो जाती है, सेम प्रोसेस पर वर्क करती है, कि हीट को हम ट्रांसफर कर सकते हैं लो से हाई की तरफ। कब कर सकते हैं, जब कोई एक्सटर्नल सिस्टम वहां पर एक्ट करता है, तभी हम हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं, कब, लो से हाई की तरफ, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स का ये कौन सा पार्ट था, सेकेंड पार्ट था, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं हम इसको, हमारे इस वाले सेक्शन में हम अगला बना लेते हैं हमारा। देखिए अब हमारा आ जाता है क्या, फ्रिज या फिर एक कमरा, है ना। फ्रिज की बात कर लेते हैं हम, तो कमरे की बात तो हम बाद में ही करेंगे, ठीक है। ये हमारा एक फ्रिज वाला सेक्शन है, ठीक। हमने फ्रिज के अंदर बहुत सारी चीजें रख रखी, ठीक है। फ्रिज में हमने बहुत सारी चीजें अंदर की तरफ रख दी, अलग अलग रेक्स बने हुए, और आपने यहाँ पर क्या कर दिया, अलग अलग यहाँ पर फ्रूट्स जमा दिए, यहाँ पर आपने एक तरबूज रख दिया, यहाँ पर आपने केले रख दिए, और सब क्या है, सब मार्केट से लाया हुआ आइटम है, ठीक है। और आपने यहाँ पर सब्जियां रख दी, नीचे की तरफ आलू रख दिए, और दूसरी सब्जियां आपने यहाँ पर रख दी। अब रेफ्रिजरेशन में आपने देखा होगा पीछे की तरफ, रेफ्रिजरेटर में यदि आप देखें तो पीछे की तरफ आपको एक ऐसी युक्ति दिखाई देती है ना। रेफ्रिजरेटर में पीछे की तरफ आपको ऐसा सेक्शन दिखाई देता है जिसमें ऐसी जाली लगी होती है ना, ऐसी कुछ जालियां लगी रहती है, और उसके अंदर ऐसी एक पाइप चल रही होती है, एक कंटिन्यूअसली एक पाइप ऐसी ट्रांसफर हो रही होती है।
ठीक है, और वो यहाँ पर एक मशीन लगी रहती है ऐसी कंप्रेसर सी, एक मशीन लगी रहती है, और ये पाइप किस में चले जाता है, इस कंप्रेसर में चले जाता है। फिर इस कंप्रेसर से एक पाइप निकलता है और कहाँ चले जाता है, फ्रिज में चले जाता है। एक पाइप निकल के क्या चले जाता है, फ्रिज में चले जाता है। तो अब ये सिस्टम कैसी है, ये सिस्टम क्या है आपका, ठीक है। तो किसी, है ना, ऐसा कोल्ड एरिया, ये कौन सा है, कोल्ड, ये कौन सा रीजन है, कोल्ड, और ये कौन सा रीजन है, हॉट, है ना, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर पीछे की तरफ जाली लगी हुई है, ठीक है। पहले हम इसके अंदर क्या यूज करते थे, पहले पहले की बात करें तो हम कूलिंग एजेंट के फॉर्म में सीएफसी का यूज करते थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज करते थे। बट इसको बंद करके हमने क्या कर दिया, लिक्विड NH3 अमोनिया, लिक्विड अमोनिया और अदर भी बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं जो हीट को ट्रांसफर करते हैं, उनका यूज करते हैं। तो जैसे ही आपने इसके अंदर तरबूज रखा तो तरबूज से क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, है ना, तरबूज, और ये जितनी भी चीजें रखी, आपने सेब रखा, मैंगो रखा, इन सब में से हीट निकलेगी। और ये जो वायर है ये इसकी बॉडी के अंदर चलते हैं, कॉपर, ठीक है। अब इसकी बॉडी के अंदर क्या है, ठंडे, इधर से कंप्रेस्ड होकर क्या में निकलती है, लिक्विड अमोनिया, कंप्रेस्ड होकर लिक्विड अमोनिया गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाती है, और लिक्विफाई होकर क्या हो जाती है, कंप्रेस होकर इसमें से जाती है। जैसे ही कंप्रेस होकर इसमें जाती है तो यहाँ पर क्या कर देती है, इस सिस्टम को वो ठंडा कर देती है, अमोनिया इस सिस्टम को ठंडा कर देती है, और अमोनिया यहां से क्या लेती है, हीट को गेन कर लेती है। अमोनिया जितने भी सेक्शन है इससे हीट को गेन कर लेती है, और हीट को गेन करने के बाद किसमें चली जाती है, हीट गेन करी और यहां पर चली जाती है, इसमें इस पीछे वाली जाली में चली जाती है। और पीछे वाली जाली में यदि जब हीट चली जाती है तो पीछे वाली जाली में हीट क्या होती है, रिलीज होती है, क्योंकि ये भी कॉपर की एक जाली लगी हुई है। तो ये हीट कंटिन्यूअसली लिक्विड अमोनिया इसके अंदर ट्रांसफर होता है, और हीटिंग से ये जाली क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है ना, जाली वापस ठंडी हो जाती है, और लिक्विड अमोनिया वापस गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और किसमें आ जाता है, इसमें। फिर कंप्रेस करके उसको ठंडा कर देते हैं, फिर कंप्रेसर उसको ठंडा कर देता है, फिर फ्रिज में चली जाती है, ठीक है। फ्रिज में जाने के बाद वापस हीट को गेन करती है अमोनिया, और अमोनिया वापस किस में चली जाती है, वापस इस जाली में चली जाती है, ठीक है। तो किसी कोल्ड सिस्टम से, सिंपल सी बात करो, किसी कोल्ड सिस्टम से क्या करना, हीट को गेन करना, किसी कोल्ड सिस्टम से हीट को गेन करना, और हीट को गेन करने के बाद उस हीट को हॉट सिस्टम में, ठीक है, उस सिस्टम उस हीट को क्या करना, किसी दूसरे हॉट सिस्टम में ट्रांसफर करना, यही क्या कहलाता है, रेफ्रिजरेशन कहलाता है। यही कंडीशन क्या होती है, रेफ्रिजरेशन होती है। किसी कोल्ड सिस्टम से हीट को गेन करना और उस हीट को किसमें, एक हॉट सिस्टम में ट्रांसफर कर देना, यही हमारा क्या हो जाता है, रेफ्रिजरेशन होता है। यही रेफ्रिजरेशन, और यही कंडीशन किसकी होती है, एसी की भी यही होती है। एसी में भी कंडीशन क्या है, इसकी जगह आपका क्या लग गया है, एसी लग गया है, जो पैनल आपके घर में लगा हुआ है, और उससे क्या निकलती है, पंखे से हवा निकलती है ठंडी, उस पंखे से क्या हो जाती है, ठंडी हवा कंटिन्यूअसली आपके कमरे में आती रहती है, ठीक है। लेकिन एक बाहर की तरफ एक सिस्टम लगा रहता है पंखे वाला, है ना। तो पंखे के पीछे क्या होता है, यही जाली क्या हो जाती है, इस पंखे के पीछे लगा दी जाती है, और इस फैन से क्या हो जाती है, कंटिन्यूअसली ये जाली क्या हो जाती है, ठंडी होती रहती है। अब यहां से निकलने वाली जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में बाहर निकल रही है, ठीक है, और यहां से जो एनर्जी है वो क्या है, कोल्ड एयर के फॉर्म में बाहर निकल रही है, ठीक है। तो यहां से रूम की एनर्जी कहां से, एसी अंदर ऊपर की ओर से, ऊपर की तरफ एक गैप रहती है एसी में, देखिएगा। तो एसी में जो होती है वार्म एयर कहां से अंदर जाती है, वार्म एयर कहां से अंदर जाती है, ऊपर से अंदर जाती है। देन नीचे से यहां से सेक्शन होता है, वो इन जालियों से टकरा कर क्या हो जाती है, एसी में जो जालियां होती है उनसे टकरा कर क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होने के बाद यहां से ठंडी हवा बाहर आ जाएगी, ठीक है। लेकिन जो जिन ट्यूब से ये गर्म हवा टकराती है उसके अंदर होता है लिक्विड अमोनिया, वो अमोनिया क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, गर्म अमोनिया वापस कहां जाता है, इस वाले पंखे वाले सेक्शन में जाता है, और गर्म अमोनिया क्या होता है, फिर ठंडा हो जाता है, फिर वापस से जाकर किसके अंदर आ जाता है, इसमें आ जाता है। तो अमोनिया ही हीट ट्रांसफर को कंटिन्यूअसली कर रहा है, कंटिन्यूअसली अमोनिया हीट को ट्रांसफर करता रहता है, और उसी से क्या हो जाता है, हमारा यहाँ पर सेकंड लॉ हमको समझ में आता है। उसके अलावा सेकंड लॉ में एक और चीज आती है, हीट इंजन, है ना। हीट इंजन की बात करें तो हीट इंजन हमारे इसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, ये वाला हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का एग्जाम्पल क्या है, हीट इंजन। हीट इंजन क्या हो जाते हैं, जितने भी इंटरनल कंबशन
कंबशन इंजन होते हैं वो सब क्या होते हैं, उन सभी को हम हीट इंजन बोलते हैं। जैसे पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, ठीक है, गैसियस इंजन, है ना। और जो हमारे डीजल वो हमारे होते हैं ना, वो भाप से चलने वाले इंजन, वो सब भी क्या हो जाते हैं, स्टीम इंजन, है ना, स्टीम इंजन। ये सब क्या है, इन सबको हम बोलते हैं क्या, हीट इंजन। जो क्या कर रहे हैं, हीट से क्या चल रहे हैं, देखो हीट को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, टोटल वर्क में, ठीक है। तो क्या आपने पेट्रोल जितना डलवाया तो पूरे पेट्रोल से पूरी एनर्जी निकल गई क्या, पूरे पेट्रोल से पूरा कंबशन हुआ और पूरे कंबशन से क्या पूरी मैकेनिकल एनर्जी निकल गई। यदि आप ब्रेक लगाकर गाड़ी में खड़े और एक्सीलरेटर दिए जा रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि आपका पेट्रोल खत्म नहीं होगा, आपका पेट्रोल खत्म होगा, एनर्जी निकल रही है। क्या आपकी गाड़ी गर्म होगी, हाँ आपकी गाड़ी गर्म होगी, है ना। तो क्या हो रहा है वहां पर, क्या हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। तो टोटल हीट को टोटल वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जितना कंबशन इंजन में पेट्रोल बर्न हो रहा है उससे जितनी हीट कन्वर्ट हो रही है उसका कुछ पार्ट लॉस हो जाता है और कुछ पार्ट मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये पहला पार्ट है हमारा किसका, थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ का, ठीक है, कि टोटल हीट को टोटल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और दूसरा सेकंड लॉ बता देता है हमारा क्या, सेकंड पार्ट इसका जो बताता है कि हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ कभी भी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। बट जब तक हम उसके अंदर कोई एक्सटर्नल सिस्टम नहीं जोड़ते, जैसे एसी एंड फ्रिज, यदि हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सिस्टम चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट लॉ की तरफ जो है थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ और फाइनल लॉ। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल, ठीक है। आपको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पता ही होगा, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। पहले इस टेम्परेचर को 273 ही बोला जाता था, ठीक है, लेकिन अब कितना हो गया है 0.15 उसमें करके फिल्टर वैल्यू बता दी गई है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना है 273.15, इसी को हम क्या बोलते हैं, जीरो केल्विन या फिर ओके टेम्परेचर, ओके, ठीक है। कौन सा टेम्परेचर हो जाता है, ओके टेम्परेचर। ओके टेम्परेचर मतलब कितना, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इस कभी भी टेम्परेचर को इस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तक डिक्रीज नहीं कर सकते। थर्ड लॉ क्या बोलता है, वी कांट डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी सिस्टम टू एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो तक हम कभी भी टेम्परेचर को डिक्रीज नहीं कर सकते, ये लॉ बोलता है, क्योंकि ये एक इमेजनरी कंडीशन है। इस इमेजनरी कंडीशन को अचीव करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आगे जाके इन फ्यूचर में हो सकता है कि हम अचीव कर ले। अच्छा, मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं है, टेम्परेचर की मैक्सिमम लिमिट हमारे को पता ही नहीं है कि हम कितना टेम्परेचर आज तक कितना टेम्परेचर बढ़ा सकते। हमने आज तक देखा है कि सूरज का टेम्परेचर हमको पता है, सूरज का टेम्परेचर कितना हो जाएगा 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। इतना टेम्परेचर सूरज के कोर का है ना। सूरज के कोर का टेम्परेचर कितना है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड करोड़। यही हमारे पास सबसे ज्यादा टेम्परेचर है आज तक का, ठीक है। इसी को ही हमने देखा। देन मिनिमम टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, मिनिमम टेम्परेचर इतना ही है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लोएस्ट रेंज है, इससे नीचे कभी भी नहीं हो सकता, 15 से और नीचे नहीं जा सकता, ठीक है। मतलब 273 से हम और लो नहीं कर सकते, 274 नहीं कर सकते, है ना। मतलब -274 ये संभव ही नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि हमारा सिस्टम ही इतना ज्यादा वीक हो जाएगा, इतनी पावर लग जाएगी इतने टेम्परेचर को लो करने में, है ना। तो इसीलिए किसी भी टेम्परेचर को इतनी लोअर लेवल तक डिक्रीज नहीं किया जा सकता। यही है थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट लॉ, थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 0 से लेकर 1 तक पूरे लॉ कंप्लीट करे थर्मोडायनेमिक्स के, ठीक है। हर किसी लॉ को मैं फटाफट से जल्दी ताबड़तोड़ में बता देता हूं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखा जीरोथ लॉ, ठीक है। जीरोथ लॉ इट मींस क्या हो जाता है, हीट ट्रांसफर, ठीक है। हीट ट्रांसफर कब तक होता रहेगा, 100% से 100% जब तक नहीं हो जाता तो हीट कंटिन्यूअसली ट्रांसफर होता रहेगा। हीट ट्रांसफर के लिए हम हमारे लिए बताता है कौन, जीरोथ लॉ, ठीक है। देन आ जाता है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बताता है,
फर्स्ट लॉ बताता है हमको किस चीज के बारे में, Q इज इक्वल टू डेल U प्लस W। इट मीन्स ये किस चीज को बता रहा है कि हमारे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर कंजर्वेशन ऑफ हीट के बारे में बताता है कि हीट जो हमारे इंटरनल वर्क और इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में जो हमारी हीट होती है वो टोटल हीट के बराबर होती है। ठीक है, द समेशन ऑफ द टोटल वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल प्रोवाइडेड हीट। ठीक है, इसके बराबर होता है। देन आ जाता है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में दो पार्ट हमने देखे, पहला पार्ट हमने देखा, दूसरा पार्ट हमने देखा। पहला पार्ट क्या बोलता है हमारा यहाँ पर कि हीट को कभी भी हम कहां तक, सॉरी पहला पार्ट हमारा क्या बोल रहा था, चलो हम सेकेंड वाला पार्ट देख लेते हैं कि हीट को हम कभी भी लो से हाई की तरफ कन्वर्ट नहीं कर सकते, लो से हाई की तरफ हम हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, और फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, पूरी हीट को टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दोनों ही इम्पॉसिबल चीजें हैं। और थर्ड लॉ ये हमको बताता है, ठीक है, कि हम टेम्परेचर को -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तक डिक्रीज नहीं कर सकते। ये हो जाता है हमारे थर्मोडायनेमिक्स के सभी लॉ कंप्लीट। ठीक है, यहां तक हमारा ये सेक्शन था। चलिए, यहां तक हमारे थर्मोडायनेमिक्स के लॉ कंप्लीट हो जाते हैं। देन हम आगे के लेक्चर में देखने वाले क्या, हमारा कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, है ना। ये क्या होता है, इसके साथ में एक और कंडीशन बताऊंगा जो हमारी किस में आती है, हमारे ज्योग्राफी में पढ़ी जाती है ना। और हर किसी का एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम्पल से चीज़ें बहुत सारी, मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए हैं। ठीक है, तो आज के सेक्शन में लेकिन हम इतना ही रखते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स के लॉ आपके लिए हैवी है, समझिए, बार बार देखिए, नोट्स बनाइए, सब चीज़ों को कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए। एग्जाम्पल जितने भी आपके सामने आते हैं, डेली लाइफ एग्जाम्पल को ज़्यादा पुट करिए किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मेरा नाम है अंकित बिंजुआ, बने रहिए साइंस के प्लेटफॉर्म के साथ में। थैंक यू सो मच।